सो प्रीवियसली एनएलएम में हमने लॉज ऑफ मोशन में ऑलरेडी 3 लेक्चर्स कवर कर लिए थे, जिसमें प्रीवियस हमने नॉर्मल रिएक्शन पे काफ़ी सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे और उसके बाद हमने टेंशन वाले क्वेश्चन से स्टार्ट कर दिए थे, स्ट्रिंग टेंशन के बारे में। उससे पहले मैंने सूडो फोर्स के बारे में भी आपको पूरा डिटेल डिस्कस कर दिया था कि सूडो फोर्स कैसे यूज़ करते हैं और कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और हमने बेस्ड ऑन स्ट्रिंग फोर्सेस स्टार्ट कर दिया था। सो हमें फोर्सेस स्टार्ट करना था बेस्ड ऑन स्ट्रिंग। तो उस पे जो एक बहुत ही सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है जिसमें ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, एकदम मूविंग नहीं है, वो सिनेरियो हम डिस्कस कर लेते हैं। सो रेस्ट की बात करें तो हमने कुछ कंसिडरेशन किया हुआ था कि यार जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं टी उसको बैलेंस करके रखेगा, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। और अगर एक्सेलरेटिंग है तो फिर किस तरीके से हमें करना है, एफ इज इक्वल टू एम ए यूज़ करना है, वो चीज़ हमने दोनों यहाँ पर डिस्कस कर ली थी। और ये भी देख लिया था कि कैसे अगर एक्सेलरेटिंग है तो हम सूडो फोर्स लगा के भी एक डिफरेंट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ तक का सिनेरियो हमने पूरा डिस्कस कर लिया हुआ था। तो एक बार ये एग्जांपल देख लेते हैं, लास्ट एग्जांपल जो हमने डिस्कस किया हुआ था, ये वाला। Find the tension in both the strings if the system is moving with 5. So whenever you see something moving with a particular acceleration, always think you can apply the pseudo and you can solve it as a rest. So you can either solve it as a accelerating or as a rest. तो पहले हम लेट्स से एक्सेलरेटिंग सॉल्व करते हैं। हमने क्या किया कि यार ये 5 के एक्सेलरेशन से दोनों लोग ऊपर जा रहे हैं, तो दोनों को मैंने 5 का एक्सेलरेशन दिया। अब फिर मैंने बना दी क्या, एफबीडी। एफबीडी देखो क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, तो हमें पता है कि दोनों पे, इस पे 10 kg का mg लगेगा और इस पे अपना 5 kg का mg लगेगा। फिर टेंशन कैसे होगा, मैंने ऑलवेज बताया कि अगर ये स्ट्रिंग है सो इट विल बी ऑलवेज, सपोज ये दो कनेक्टिंग ऑब्जेक्ट है, द फोर्स विल बी पुलिंग इन नेचर, बोथ द ऑब्जेक्ट्स विल बी पुल्ड। तो इसका मतलब बीच में जो है उसका T2 टेंशन इस तरीके से डिनोट करेंगे, और ऊपर वाली टेंशन जो होगी वो 5 kg को अप करेगी और सीलिंग को नीचे की तरफ पुल डाउन करेगी। तो 5 kg पे फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, मतलब ये बिल्कुल याद करो। देखो अगर किसी को इसमें डाउट है तो मुझे तुरंत बता दो। अगर ये स्ट्रिंग है और यहाँ पर दो कनेक्टिंग पॉइंट है, तो फोर्सेस हमेशा पुलिंग इन नेचर होंगे, इट विल बी पुलिंग टू बोथ द ऑब्जेक्ट्स। पक्का, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस चीज में। तो इसलिए अगर मैंने यहाँ पर 5 kg के लिए बनाया है तो एरो कैसा होगा, हमेशा पुलिंग नेचर का। तो ये चीज़ हुई। उसके बाद फिर मैंने सबका 5 kg के लिए नेट फोर्स एफ इज इक्वल टू एम ए लिख दिया। नेट फोर्स में देखो T1 ऊपर पुल कर रहा है, mg नीचे अपोज कर रहा है, T2 भी अपोज कर रहा है। डायरेक्शन ऑफ T2 यू कैन सी ऑन 5 kg द T2 इज इन अपोजिंग नेचर, तो उसे भी माइनस कर दिया और इज इक्वल टू एम ए कर दिया। जो जिस तरफ एक्सेलरेशन होता है उस तरफ ही नेट फोर्स हम देखते हैं कि विच फोर्स इज हायर, बिकॉज इट इज मूविंग अप, दैट मीन्स द फोर्स मस्ट बी हायर टू द अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो इस तरीके से पॉइंट हम यहाँ पर कर सकते हैं। सिमिलरली हमने 10 kg को सॉल्व किया। फिर उसके बाद मैंने देखा कि इस क्वेश्चन को हम सूडो से भी कर सकते थे। सूडो से हमने कैसे किया, हमने इसको रेस्ट पे सॉल्व किया, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स आर एट रेस्ट। और क्या किया, वो जो एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा था उसकी जगह हमने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया, सूडो फोर्स, और बस फोर्स बैलेंस कर दिया। तो अपवर्ड में T1 था, बाकी सारे फोर्सेस डाउनवर्ड थे, तो वो करके हमने इक्वेट किया। इस तरीके से हमने T2 को भी इक्वेट कर दिया और सॉल्व कर लिया। तो सूडो से चीज़ें अच्छी होती हैं क्योंकि हमें रेस्ट पे सॉल्व करना होता है, जस्ट फोर्सेस बैलेंस करना होता है। तो चले आज के लेक्चर में हम इसी को कंटिन्यू करने वाले हैं, इसी सेम पैटर्न को, स्ट्रिंग्स फोर्सेस को ही हम डिफरेंट वैरायटी से यहाँ पर देखने वाले हैं। तो कल किसी ने पूछा हुआ था कि हम डायरेक्टली टोटल सिस्टम टाइप भी तो कंसिडर कर सकते हैं, तो बताए सिस्टम टाइप कंसिडर करने की जरूरत कब पड़ती है, कोई बताए। एक्सेलरेशन फाइंड करने एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए, जब एक्सेलरेशन दिया नहीं होता है। तो आज हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, आप सब लोग सॉल्व करें। आंसर चैट बॉक्स में करने की जरूरत नहीं है, सॉल्व करके रखें, हम डिस्कस कर लेंगे उसे फिर।
Okay, so I guess काफी सारे लोगों ने कर लिया होगा, सबको आ गया होगा। कोई आंसर बताए, ठीक है, क्या आंसर आ रहा है? एनीवन? शिव प्रसाद बताए, आंसर आया, ठीक है। 18. ओके, 15। एनीवन एल्स? कोई डिफरेंट आंसर? 30. 30। एनीवन एल्स? कोई डिफरेंट आंसर? 48. 48। एनीथिंग एल्स? नाउ वी आर हैविंग इंटरेस्टिंग आंसर्स, बताए। एनीवन एल्स? Sir, 18. 15 नहीं 18. 18। ओके, एनीवन एल्स? चलिए देख लेते हैं, देख लेते हैं सबके आंसर्स, देख लेते हैं किसके करेक्ट है। यार पैटर्न क्या बताया? व्हेन यू नीड टू फाइंड एक्सेलरेशन, एंड वन थिंग, व्हाई वी नीड टू फाइंड एक्सेलरेशन, बिकॉज देयर इज अ फोर्स, so there is a chance कि ये सिस्टम मूव कर रहा होगा। so whenever you see a force and you want to calculate the acceleration, you can consider it as a system. So 2 plus 3, how much it will be? 5. Clear? And what is the force on them? The force is 80 Newton. Yeah. And what is their mg weight? So mg, ये कितना हो जाएगा? 5 into 10, 50. क्लियर? तो बताओ किस तरफ जाएगा ये? देख के क्या लग रहा है, किस तरफ जाने वाला है सिस्टम? upward, यस, तो फाइंड कर सकते हैं, कैसे करेंगे? एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, और नेट में कौन लग रहा होगा? 80 ऊपर लग रहा है, -50 अपोज कर रहा है, इज इक्वल टू एम इंटू ए। एम टोटल यूज कर रहे हैं हम, इसलिए 5 यूज करेंगे। ए सो होगा 50, 80 - 50, 30, 30 बाई 5, 6 कितना आ जाएगा? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से दोनों लोग चल रहे हैं। तो अभी इसका मतलब क्या होना चाहिए? दोनों का अलग अलग एफ बना देना चाहिए। सो हमें जब एक्सेलरेशन मिल गया तो अब हम दोनों का अलग सेपरेट एफ बना देंगे। सेपरेट एफ में देखो 2 kg अलग है और 3 kg ये डिफरेंट है। दोनों के बीच में स्ट्रिंग है जिसमें हमें फोर्स निकालना है। ऊपर एक फोर्स लग रहा है कितना? 80 न्यूटन का। सो ऊपर एक फोर्स लग रहा है 80 न्यूटन का। अब चलो फोर्सेस दिखाते हैं। तो ये स्ट्रिंग है, मतलब ये दोनों कनेक्टिंग ऑब्जेक्ट को पुल करेगी। तो ये हो गया टी और ये हो गया टी। डन, ये पॉइंट सबको ओके है। फिर इसका mg लग रहा होगा कितना? इसका वेट कितना लग रहा होगा? 20। इसका वेट कितना लग रहा होगा? 30। दोनों जा कहाँ रहे हैं? ये ऊपर जा रहा है a इज इक्वल टू 6 से, और ये भी ऊपर जा रहा है a इज इक्वल टू 6 से। तो टी चाहिए तो किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे लगा लेते हैं। दोनों सॉल्व करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, मैं अभी फिर से बोल रहा हूँ, कोई एक सॉल्व कर लेंगे तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। सो फॉर 2 kg, तो 2 kg के लिए एफ नेट इज इक्वल टू हमें लगा देते हैं। बताओ, नेट फोर्स ऊपर जा रहा है 80, अपोज कौन कौन कर रहा है? 20 कर रहा है, और टी भी तो अपोज ही कर रहा है ना, नीचे की तरफ लग रहा है टी, इज इक्वल टू मास। अब ये सिर्फ 2 का यूज होगा, इनटू 6। सो ये कितना हुआ? 40 - 20, 60 - t इज इक्वल टू 12। सो t इज इक्वल टू कितना आ गया? t इधर, 60 इधर, 48। सो 48 जिसने बोला था वो आंसर करेक्ट था, बाकी सारे लोग का इनकरेक्ट है। बट अगर इनकेस किसी का मन है, लेट्स से मेरा मन नहीं है 2 kg सॉल्व करने का, मेरा मन है 3 kg के लिए, तो हम 3 kg से भी आंसर निकाल सकते थे। 3 kg से निकाल सकते हैं। गुड, देख लेते हैं 3 kg से। एफ नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एम ए, और 3 kg में देखो ऊपर लेके कौन जाएगा? इसे टी, मतलब टी ज्यादा है, माइनस वेट 30 अपोज करेगा, इज इक्वल टू 3 इंटू 6। सो 18 आ जाएगा, 30 उधर ऐड हो जाएगा, आंसर अभी भी 48 आएगा। एक चीज ये समझ लेना यार, ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर ये ऊपर जा रहा है मतलब ये ऊपर वाला फोर्स ज्यादा होगा और नीचे वाला कम होगा। तो मतलब टी माइनस अपोज करने वाला 30 करेंगे, ये डोमिनेटिंग होगा। अगर नीचे जा रहा होता तो फिर क्या करते हैं? कौन जीतता? 30 वाला विन होता 30, और माइनस अपोज वाला टी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज साइन सही से नहीं रखा। सोचो इसी क्वेश्चन को मैं टी माइनस 30 माइनस टी लिख देता तो आंसर क्या आ जाता?
सॉरी, हाँ, आंसर क्या आ जाता टी का 12। तो इसलिए आप लोग गलत कर देते हैं कई बार। साइन ऐसा दिमाग लगा के प्रॉपर करना है, किस तरफ जा रहा है वो फोर्स डोमिनेटिंग है, बाकी को अपोजिंग बोलेंगे। पक्का सबको क्लियर है, समझ आया ये क्वेश्चन? बहुत ही कम लोग आंसर कर पाए यार, दैट्स नॉट गुड। कुछ ही लोगों ने 48 बोला, बाकी किसी पे नहीं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देते हैं सिमिलर पैटर्न, देखते हैं कितने लोग करते हैं। सॉल्व करके रखना है, मैं बाद में आंसर्स पूछता हूँ। ओके, बताएं किसी के आंसर्स। T1 का आंसर क्या आ रहा है? 125। 125। T2 का आंसर? T2 का 125। T2 का 125। T1 का? 625/3। 625/3। 208.3 something. Okay, 625/3. Any other answers? 250/3. 250/3. 208. Sir, 575/3. 575/3. Any other? T2 सबको 125 आ रहा है क्या? 275। T2 275? नहीं यार, T2 275 नहीं होने वाला। चले, बहुत ही रैंडम आंसर्स हैं यार। ऑफ कोर्स कुछ करेक्ट है, बट 225/3।
कितना 225/3 225/2, ठीक है। T1 सर T1 ओके T1, ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं पहले, फिर हम आंसर चेक कर लेंगे। तो यार पहले बताओ, हमें T निकालने से पहले क्या चाहिए? सबसे पहले हमें क्या चाहिए? एक्सेलरेशन चाहिए। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? इसे एज अ सिस्टम मान लेना पड़ेगा। तो मान लेते हैं सिस्टम कितना, 5 + 10 + 15 कितना हो गया? 30 30. 30 kg का सिस्टम हो गया हमारे पास। अच्छा, इसे हम पुल किस फोर्स से कर रहे हैं? ऊपर की तरफ, F = 250 से। अच्छा, नीचे इसका वेट लगेगा, कितना होगा? 300. अब देखो यार, बहुत ही अच्छी बात, ऊपर पुलिंग फोर्स 250 है, बट नीचे वाला 300 है, तो ये ऊपर जाएगा क्या? नहीं। ये यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक था इस क्वेश्चन में, कि ये सिस्टम ऊपर कोई पकड़ रहा है, उसे होल्ड करने का ट्राई कर रहा है, बट ये इतना हैवी है कि नीचे गिर जाएगा बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। समझ आया कि क्वेश्चन मैंने क्या सेट किया? कोई पर्सन इसे फोर्स तो लगा रहा है, दैट्स फाइन, बट वो इतना ज्यादा हैवी है कि उसका ग्रेविटी उसे डोमिनेट करके नीचे गिरा देगा, वो पर्सन उसे होल्ड नहीं कर पाएगा। क्लियर? तो इसका मतलब एक्सेलरेशन का एरो किस तरफ होगा? डाउनवर्ड। ये सब लोगों ने सही एज्यूम किया था? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। तो फिर हम कर देते हैं यार, Fnet = ma, फिर बहुत ही अच्छा है। सो Fnet में देखें, अब ऊपर नहीं होगा, डोमिनेटिंग कौन है? 300 वाला, तो 300 की तरफ जाएगा एक्सेलरेशन, माइनस सपोज कौन करेगा? 250 = m = 30 एंड a, सो m = 30 और यहाँ पे आएगा 50, सो 5/3 आ गया एक्सेलरेशन। डन। अब देख लो, अब हमें चाहिए टेंशन, तो सबका अलग अलग फिगर बनाना पड़ेगा, तो सबके जो पॉइंट्स है वो अलग अलग बना देते हैं, 5, 10 एंड 15। डन। और एरो को नहीं भूलना, एरो एकदम क्लियर होना चाहिए, सबका एक्सेलरेशन कैसा है? नीचे की तरफ एरो है। हाँ, अब mg सबके बना देते हैं, तो इसका वेट कितना हो जाएगा? 150, इसका वेट कितना हो जाएगा? 100, इसका वेट कितना हो जाएगा? 50। सबका हमने वेट बना दिया, सबके टेंशन बना देते हैं अब। तो टेंशन फोर्स देख लें, इसको ऑलवेज पुलिंग नेचर का लगेगा, मान लेते हैं ये T2 है, ये भी पुलिंग नेचर के होंगे दोनों एक दूसरे को, ये होगा T1, और एक फोर्स इस पे लग रहा था, कितना? 250। तो किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो आपका मन करे उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स से फॉर 5 kg शुरू करते हैं, फॉर 5 kg। तो 5 kg से देखे क्या आ जाएगा? Fnet = ma। अच्छा, एग्जाम में बार बार ये लाइन लिखनी नहीं है आपको, वो मैं लिख देता हूँ आपको, कि आपको क्लियर रहे कि हम कर क्या रहे हैं। ये नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब डोमिनेट कौन कर रहे होंगे? T1 और वेट मिलके डोमिनेट करेंगे ना, और अपोज कौन कर रहा है? 250। तो देखो डोमिनेट कौन करेंगे? T1 प्लस वेट, ये दोनों जीत जाएंगे, नीचे लेके जाएंगे, और अपोज कौन कर रहा है? 250 = m × a। m कितना है? 5, और एक्सेलरेशन कितना है? 5/3। तो बस ये सिंपल सा था, यहाँ पर T1 ये सॉल्व हो जाएगा, -200 बचा, = 25/3। सो ये 200 इधर ऐड हो जाएगा, सो T1 कितना हो जाएगा? 25/3 + 200। अभी एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 600। तो ये कितना? 625/3, ये हो जाएगा हमारा T1। देखें भाई किसका आंसर करेक्ट है? 625/3। ओके, फर्स्ट वन वाज करेक्ट। थोड़ा सा उसको सिंपलीफाई किए तो 208/3 अच्छा 208, ओके ओके ओके, 0.3, ओके ठीक है, कोई बात नहीं। देखेंगे ऑप्शंस कैसे हैं, अगर नॉर्मल है तो आप अप्रोक्सीमेट आंसर लिख सकते हो। अच्छा, क्यों अप्रोक्सीमेट हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं? पता है क्यों? क्योंकि हम हर जगह जी क्या लेके चल रहे हैं? 10, जबकि रियल में जी बुक्स में क्या लेता है? 9.8. 9.8। तो इसलिए में भी थोड़ा सा वेरिएशन आ सकता है, यूजुअली आता नहीं है, यूजुअली बहुत सारे बुक्स में 10 ही लेके सॉल्व करते हैं, बट इन केस अगर जरूरत पड़े, आप कंसेप्ट थोड़ा वेरी नहीं कर रहा है, तो आप एक बार अप्रोक्सीमेशन चेक करें कि अगर जी 9.8 लेते तो क्या होता। तो ये 50 कम हो जाता, 50 कम हो जाता, समझ आया? तो ये तो 250 इधर ऐड होगा, 250 ऐड हुआ, बट -50 हुआ ना, तो 50 अगर कम हो जाएगा तो हमारा आंसर थोड़ा सा ज्यादा आना चाहिए ना। तो इसका मतलब 208 पॉइंट समथिंग अगर आ रहा है और एग्जाम में 210 लिख रहा है, तो समझ जाओ कि जी क्या ले लिया उसने? 9.81 या कुछ ले लिया है, जिससे थोड़ा सा हमारा आंसर ज्यादा वाला आ रहा है।
चलिए ये हो गया। फिर T2 चाहिए, तो T2 के लिए बेस्ट होगा इधर आप सेकेंड वाले को लगा दे या लास्ट वाले को लगा दे तो और बेस्ट होगा। तो मैं सीधा अब एग्जाम के हिसाब से जल्दी से अगर सॉल्व करूँ तो मैं सीधे 15 kg पे लगाऊंगा तो 2 वाला हमारा आ जाएगा। अब एफ नेट मैं अब जान गया, मैं बार बार नहीं लिखता हूँ। 150 माइनस T2 अपोज करेगा इज इक्वल टू 15 इंटू ए है 5/3। अब मैंने डायरेक्ट लिख दी चीज़ें, तो T2 आ जाएगा 150 माइनस 75/3। सो ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 450 मतलब 375/3। क्लियर? सर वो डिवाइड होगा ना? अच्छा ओके ओके, ये डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड हो जाता है, ठीक है। सो ये हो गया 25, आंसर आ गया 125। Yes. ओके, T2 का आंसर 125 करेक्ट था। जिसने फर्स्ट आंसर्स बोले थे वो करेक्ट थे, दोनों आंसर्स करेक्ट थे। ओके ठीक है, तो यार समझ आया सबको कैसे क्वेश्चंस कर सकते हैं मूविंग स्ट्रिंग में? मूविंग स्ट्रिंग में किसी को डाउट? पक्का स्ट्रिंग में किसी सर को कोई डाउट? या मैंने एक्सेलरेशन नेगेटिव लेके सॉल्व किया तो भी यही आंसर्स आते हैं। तो भी यही आएगा, दैट्स फाइन इफ यू कीप द साइन प्रॉपरली। आपने सपोज 250 माइनस 300 किया तो एक्सेलरेशन आ जाएगा नेगेटिव। तो नेगेटिव ये बताता है कि डायरेक्शन अपोजिट है। आप अगर नेगेटिव लेके सॉल्व करोगे तो सेम आंसर से आएगा। वेरी गुड, दैट्स ग्रेट। बट इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड द सिचुएशंस, लाइक व्हाट इज एक्चुअली इन एक्चुअल हैपनिंग। तो ये बहुत ही क्लियर है कि अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव आ गया तो जब दोबारा आप एफबीडी बना रहे हो, लेट्स से यहाँ पर आपने एरो कर दिया और एक्सेलरेशन आ गया नेगेटिव, तो समझ जाना है कि रियल एरो कहाँ है, डाउनवर्ड है। तो उसके अकॉर्डिंग भी प्रोसीड कर सकते हैं। तो फिगर बना के अगर हम चीज़ों पे फोकस करेंगे तो बेटर रहेगा। ओके तो ये सेटअप मुझे लगता है अभी आप लोग को प्रॉपर समझ में आ गया कि किस तरीके से स्ट्रिंग में मास में इसका फर्क पड़ने वाला है। ओके गुड, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अभी मैंने बताया था कि अगर स्ट्रिंग का मास होगा तो फिर क्या सिचुएशन होगी। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट डाल देता हूँ और मैं अब सिंपल पैटर्न से याद स्टार्ट करता हूँ। लेट्स से नंबर 1, एक स्ट्रिंग का मास है, ठीक है। एक स्ट्रिंग है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, लेंथ L है, मास टोटल M है। तो लेट्स से ये स्ट्रिंग है, इसका लेंथ है L और मास है M। तो क्वेश्चन है, एग्जांपल वाइज ही देख लेते हैं। फाइंड द टेंशन due to its self weight at L/4 length from ceiling। ओके सो सीलिंग से L/4 लेंथ पर हमें बताना है। लेट्स से इसका मास गिवन है, टोटल मास कितना है, M है, ठीक है। यूनिफॉर्म एक रोप है जिसका हमें सेल्फ वेट से बताना है। तो हमें टेंशन कहाँ पर बताना है, L/4 पर, यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए कैसे अप्रोच करना है एग्जैक्टली। अगर आपको फील आ गया तो फिर कोई टेंशन नहीं होने वाली है। आप ये बताओ कि इस रोप को इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, इस जहां पर हमें पूछा हुआ है रोप को सीलिंग से L/4 लेंथ पर कौन नीचे की तरफ पुल कर रहा होगा, यहाँ पर। क्या ये वाला पार्ट कुछ कंट्रीब्यूट करेगा क्या नीचे वेट पुल करने में? No, sir. No. कौन सा पार्ट पुल करने में हेल्प करेगा? उसके जो नीचे रह जाएगा, ये वाला जो पार्ट पोर्शन है ये पुल करेगा ना इसे। दिस विल बी पुलिंग इट डाउन। क्लियर है? तो इसका मतलब अगर मुझे चाहिए तो हमें अगर देखना है कि इसे कितना टेंशन लग रहा होगा तो हमें बेसिकली इसे दो पार्ट पे डिवाइड करके कर लेना चाहिए। कैसे? ये L/4 लेंथ का अलग और ये रिमेनिंग का अलग। क्लियर?
तो बेसिकली हम इसे कैसे कर सकते हैं, l/4 का अलग कर लिया और ये लेंथ कितनी बची 3l/4 का अलग कर लिया। तो यहाँ पर कितना टेंशन फील होगा वो इसके वेट के जितना ही होगा यहाँ पर। क्लियर? तो यहाँ पर जो टेंशन इसे फील होने वाला है वो कितना फील होगा, इसके वेट को बैलेंस करने के लिए जो रिक्वायर्ड होगा। तो अब बताओ इसका वेट कितना होगा mg। तो क्या पूरा m यूज होगा क्या? नो सर। नहीं, कितना इस लेंथ का मास। तो ये पता है कैसे लिख सकते हैं हम इस लेंथ का मास। सो यहाँ पर मैं बताऊँ, इफ रॉड इज यूनिफॉर्म, रॉड या स्ट्रिंग इज यूनिफॉर्म, सो इसका मतलब क्या होगा कि अगर स्ट्रिंग यूनिफॉर्म है और मुझे चाहिए कि उसके 3/l लेंथ का कितना होता है, तो हमें हमेशा एक चीज फाइंड करनी चाहिए, मास ऑफ यूनिट लेंथ। क्या? मास ऑफ यूनिट लेंथ। वो कैसा हो जाएगा, लेट्स से उसे हम कुछ नेम दे देते हैं, लेम्डा। आपको अभी नहीं बट आगे चैप्टर्स में ये टर्म यूज करना पड़ेगा। ऑलरेडी आपको पता होगा वेवलेंथ रिप्रेजेंट करते हैं इस लेटर से, पहले आपने सुना है लेम्डा। यस। Yes, sir. ओके, Yes, sir. मुझे लगता है Yes, सभी sir. लोगों ने सुना है, दैट्स गुड। लेम्डा सुना है बट यहाँ पर फिजिक्स में हम इसे यूज करेंगे मास पर यूनिट लेंथ। इसका मतलब क्या है, दैट टोटल मास डिवाइडेड बाय लेंथ। तो ये क्या बन जाएगा, केजी पर मीटर, ये बन जाएगा मास पर यूनिट लेंथ। अब हमें सोचो चाहिए मास ऑफ इट्स 3l/4 लेंथ। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर हमें मास चाहिए तो बड़ा सिंपल सा है, कुछ ऐसा है। सोचो यूनिटरी मेथड, क्या 20 kg रोप, मतलब 20 kg मास है 5 मीटर रोप का, तो बताओ 2 मीटर रोप का कितना होगा मास? 0.5. अरे 20 kg है 5 मीटर का, सो 2 मीटर का। 10/20,000। अरे यार, ठीक है, नहीं 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 नहीं। 0.5. 8. 8 kg। यार तुम तो अलग ही लेवल पे चले गए यार। 5 मीटर लेंथ का मास है 20 kg, तो यूनिटरी मेथड नहीं लगा सकते। 5 मीटर लेंथ का मास है 20 kg, तो 1 मीटर लेंथ का मास कितना हो जाएगा 20/5, कितना 4 4 kg। तो 2 मीटर लेंथ का मास 4. कितना हो जाएगा 4 × 2 8 8। kg। यूनिटरी मेथड, तो ये इनडायरेक्टली हम यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं। क्या? हमने 1 मीटर लेंथ का मास निकाल लिया, अब हमें जिस भी लेंथ का चाहिए होगा हमें बस मल्टीप्लाई करना है। समझ आया क्या? तो हमने मास पर यूनिट लेंथ निकाला और इनटू हमने रिक्वायर्ड लेंथ अपनी मल्टीप्लाई कर दी, तो कितना आ जाएगा 3m/4, जितना लेंथ है उतना। पॉइंट समझ में आया क्या? मैं इतना सोफिस्टिकेटेड मैनर में ये चीज क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि आगे ये काफी यूज होने वाली होती है। तो मैं कॉमन सेंस से भी बोल सकता था कि यार टोटल मास है, मैं 3l/4 लेंथ का चाहिए, तो मास कितना हो जाएगा 3m/4, बोल सकता था ना कॉमन वे में। बट कॉमन वे बेटर नहीं है, हमें प्रॉपरली यहाँ पर देखना होता है। तो ये लाइन आप बिल्कुल अच्छे से समझे, नहीं समझ में आई तो बताएं। ये मैंने सिर्फ यूनिटरी मेथड लगाया है, आगे के चैप्टर्स में काफी यूज होता है ये मेथड, इसलिए मैंने पहले से ही बता के रखा है आपको। क्या कि हमने निकाला पहले मास पर यूनिट लेंथ, मतलब यूनिटरी मेथड, क्या 1 मीटर लेंथ का मास कितना होगा ये निकाला हमने। फिर हमसे पूछा कि 3 मीटर का कितना होगा, तो हमने बस 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है सबको? तो हमने बस उस लेंथ का मल्टीप्लाई कर दिया, डन। अच्छा, तो इसका मतलब इसका वेट कितना हो जाएगा 3m/4, ये हो गया मास इंटू जी। क्लियर? तो इसका मतलब टेंशन कितनी फील होने वाली है, देन T इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी 3/4 mg. 3/4 mg। तो इस तरीके से टेंशन हम बता सकते हैं। तो किसी को कोई डाउट इस तरीके से टेंशन बताने में किसी भी ऑब्जेक्ट में? अब इसकी हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू से प्रैक्टिस कर लेते हैं। सेम क्वेश्चन, अगर मैं पूछूं फाइंड, अच्छा लेट्स से प्लॉट द ग्राफ, लेट्स से मैं अगर यहाँ पर बोलूं प्लॉट द ग्राफ ऑफ टेंशन
versus distance from the bottom. ओके तो लेट्स से इसी में अगर मैं आपको इस फिगर में आपको एम और एल की रॉड दे दी है, इसका मास एम है एंड लेंथ एल है, ये रॉड दे दी आपको। तो आपको ग्राफ प्लॉट करना है कि टेंशन किस साइड पर वर्सेस डिस्टेंस लेट्स से एक्स फ्रॉम द बॉटम। क्लियर? तो आप कैसे लिख सकते हैं बताओ, एक्स के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं टेंशन? कोई बताए? अभी जस्ट मैंने बताया कि अगर मुझे यहां पर चाहिए टेंशन तो इसका मतलब कौन पुल कर रहा है इसे? एक्स लेंथ का मास ही तो पुल करेगा ना। तो इसका मतलब अगर मैं देखूं टी तो क्या हो जाएगा? टी इज इक्वल टू कैसा दिखेगा? टी इज इक्वल टू दिखेगा स्मॉल एम जी जितना, बट ये स्मॉल एम जी कितनी लेंथ का मास है? एक्स लेंथ का। X. मास ऑफ लेंथ एक्स, बताओ कैसे निकालेंगे मास ऑफ लेंथ एक्स? X into N. M/L into X. वेरी गुड, एम बाई एल हो गया हमारा एक यूनिट लेंथ का, इंटू एक्स कर देंगे इंटू जी। तो इसका मतलब क्या आ गया? एम जी बाई एल इंटू एक्स। अब इसका ग्राफ बना सकते हो, टी प्रोपोर्शनल टू एक्स, कैसा ग्राफ आएगा? Linear. लीनियर स्ट्रेट लाइन, Straight line. y इज इक्वल टू एम एक्स टाइप का। तो स्ट्रेट लाइन आएगा ओरिजिन से पास होता हुआ ऐसा, ये ग्राफ हो गया। डन? अच्छा, अब सिमिलर एग्जांपल मैं थोड़ा सा उल्टा कर देता हूं। क्या? सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर एग्जांपल, बस क्वेश्चन थोड़ा सा पलट देते हैं। प्लॉट T वर्सेस X ग्राफ where X is distance from the top। चले अब आप लोग ट्राई करें, इसको। क्वेश्चन मैंने बदल दिया, डेटा वही है, सब कुछ वही है, बस अब हमें टेंशन कहाँ पर चाहिए? हमें एक ऐसे पॉइंट पर चाहिए जिसकी डिस्टेंस ऊपर से x गिवन है, यहाँ पर। तो बताएं ग्राफ कैसा होगा, क्या चीजें चेंज होने वाली हैं? Length. ओके तो बताओ यार, इस बार पुल करने वाला कौन सा मास होगा? ये वाला ना, L minus X. L माइनस एक्स। गुड, सो L माइनस एक्स विल बी पुलिंग इट। तो अगर मैं टेंशन पूछूं आपसे कि टी का फॉर्मूला क्या रहेगा, तो टी इज इक्वल टू एम जी रहेगा। बट इस बार ये एम क्या है, किसका मास है? मास L ऑफ, minus X. यस, L L माइनस एक्स minus लेंथ। X. वेरी गुड, सो इट इज मास ऑफ L माइनस लेंथ। तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कैपिटल एम बाई टोटल लेंथ इंटू एल माइनस एक्स यूज करना पड़ेगा इंटू जी। तो अगर इसे मैं थोड़ा सा सॉल्व करके लिखूं तो देखो ये कैसा दिखेगा। ये दिखेगा, पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एम जी माइनस एल, तो अभी कैंसिल नहीं होगा, आ जाएगा एम जी बाय एल इंटू एक्स। तो बताओ ये कैसा दिखने लग गया ग्राफ? कंपेयर इसका किससे करेंगे अब? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। समझ आ रहा है? एम एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन आएगी। तो देखो इसका स्लोप कैसा है, m कैसा है? Negative. नेगेटिव है, तो ये ऑफ कोर्स लाइन होगी। बट इस बार अगर मैं x 0 रख दूं तो t की वैल्यू कितनी आएगी? C. मैक्स आएगी। एट x इज इक्वल टू 0 t की वैल्यू फुल आएगी, mg जितनी आएगी। तो x इज इक्वल टू 0 ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा? ऊपर T. mg से स्टार्ट होगा, और नेगेटिव स्लोप वाली ग्राफ लाइन आएगी ये। समझ आया? और एकदम बॉटम पर एट x इज इक्वल टू l पर नेट टेंशन क्या हो जाएगी? 0। जैसे इस ग्राफ में अगर हम देखें तो एट x इज इक्वल टू l,
जब हम लेंथ तक पहुंच जाएंगे, ऊपर तक पहुंच जाएंगे, तो कितना फोर्स फील होगा? फुल mg फील होगा, मैक्सिमम टेंशन, और यहाँ पर ये फील होगा। तो बताया यार, किसी को कोई डाउट इसमें? टेंशन के रिप्रेजेंटेशन सारे समझ में आ गए? किसी को कोई डाउट इसमें? बताइए यार, सबको ओके है ना? यस सर। ओके गुड। तो अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि जरूरी थोड़े ना है कि रॉड जो है यूनिफॉर्म हो, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है। तो देख लेते हैं, फाइंड टेंशन at x is equal to L/4 from bottom if the rope is non-uniform and its mass per unit length from the top is given ओके। सो लेट्स से कुछ ऐसी सिचुएशन आपको दी गई है, क्या कि लेट्स से उसका जो मास है वो बदल रहा है। इसका मतलब क्या है? जब मैं x0 रखूंगा तो कुछ भी मास नहीं है। लेट्स से मैं x L/4 रखूंगा तो मास उसका ज्यादा आ जाएगा ना। लेट्स से x में L रख दूंगा तो उसका मास काफी ज्यादा आ जाएगा, a इंटू एल जितना दिखने लगेगा। ठीक है, ये आप पॉइंट समझ रहे हैं कि ये उसने क्या दे दिया? एक फंक्शन। और याद है, अगर फिजिक्स में फंक्शन आ गए तो तुरंत क्या चीजें आने लगेंगी? डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएशन टाइप की चीजें, डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन टाइप की चीजें आने लगेंगी। तो पहले थोड़ा सा फिगर को समझते हैं कि ये हो क्या रहा है। जैसे x इंक्रीज होगा, x इंक्रीज होगा तो लेमडा भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। Increase. इसका मतलब रोप किस टाइप की है? इसका मतलब रोप इस टाइप की है। ओके, तो बताएं फिर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर x बढ़ेगा मतलब लेमडा बढ़ेगा। ये कंफर्म समझ में आया सबको कि अब हम फिक्स नहीं बोल सकते कि जो है हमारा इतना मास पर यूनिट लेंथ और इनटू मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अच्छी बात है कि क्वेश्चन में ऊपर से L/4 पे पूछा हुआ है, बॉटम से पूछा हुआ है, तो हमें बॉटम से L/4 चाहिए, तो हमें बॉटम से लेंगे ही नहीं क्योंकि क्वेश्चन में कहाँ से दिया है? टॉप से दिया है। तो हमें चाहिए फाइंड T at L/4 फ्रॉम बॉटम। तो इसका मतलब टॉप से कितना हो जाएगा? ये 3L/4। TL/4। तो हमें ऐसा एज्यूम ही नहीं करना है कि बॉटम से पूछा है। हमें क्या यूज करेंगे? क्या 3L/4 पे पूछा है। सो मीन्स फाइंड T at 3L/4 फ्रॉम टॉप। इस तरीके से हो गया, डन। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इस सेक्शन की मास निकालने में यार। इस सेक्शन का मास हम ऐसा तुरंत नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि लेमडा हमें क्या दिए? वेरिएबल दिए, फंक्शन दिया है एक्स के फॉर्मेट में। तो हमें मास थोड़ा सा आराम से निकालना पड़ेगा। तो देखिए मास कैसे लिखते हैं यूजुअली। अगर हमें पता है कि लेमडा हमें दिया हुआ है ax, लेमडा क्या है?
वेरी कर रहा है। अच्छा लेमडा रियल में क्या है, यहां से देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। गिवन है लेमडा क्या दिया है, ए एक्स। अच्छा लेमडा है क्या, M by एम बाई एल M है, by L. एम बाई एल है। तो इसका मतलब मैं इसे डिफरेंशियल फॉर्मेट में डी एम बाई डी एल नहीं लिख सकता क्या, हम इसे ये लिख सकते हैं ना, लेमडा मतलब मास पर यूनिट लेंथ, तो उसका डिफरेंशियल फॉर्मेट क्या हो जाएगा, मास और लेंथ में डिफरेंशिएशन लगा देंगे ना। तो ये पॉइंट समझ में आया सबको लिखना, ऑफ कोर्स आप लोग के लिए बिल्कुल नया है, तो थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो सकता है, बट याद तो करना पड़ेगा आपको। समझ आया कि लेमडा है मास पर यूनिट लेंथ, तो उसे हम फंक्शन में कैसे लिख सकते हैं, dm बाई, dm by dx। ठीक। तो इसका मतलब अगर हमें टोटल मास चाहिए, टोटल मास, तो टोटल मास कैसे आ जाएगा, dm इधर आएगा और dx को ले जाएंगे इस तरफ। अब क्या करना चाहिए, डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करेंगे। Integration. वेरी गुड। सो फॉर टोटल मास क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। अच्छा ये जो a है ये एक नंबर है, ऐसा बिल्कुल टेंशन नहीं लेना कि ये क्या चीज़ है, ये एक नंबर है, एक्सेलरेशन नहीं है। चाहिए तो मैं भी बदल सकता हूँ, कोई कुछ के दे देता हूँ, ठीक है, के ले लो, क्योंकि बहुत लोग इसे एक्सेलरेशन समझने लग जाएंगे। जैसे के कोई कांस्टेंट है, तो अभी क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो m टोटल कितना आ जाएगा, टोटल मास, यस टोटल मास, वेरी गुड। टोटल मास हमारा आ जाएगा कितना, के और x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर बाई 2, और लिमिट क्या X रखेंगे, square by जीरो से कहाँ तक, फुल लेंथ तक। तो हमारा आंसर आएगा मास का के एल स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा हमारा टोटल मास। किसी को कोई डाउट टोटल मास निकालने में, किसी को कोई डाउट टोटल मास, ओके गुड। अब बताओ प्रॉब्लम, हमें कौन सा मास चाहिए टेंशन के लिए, 3L L by by 4 ये length वाला, का. ये वाला मास, ठीक है। तो ये वाला मास मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखें हमें कहाँ से कहाँ तक का x चाहिए इस मास के लिए, फॉर दिस मास x कहाँ से कहाँ चाहिए, x इज इक्वल टू L 3L बाई 4 से कहाँ तक चाहिए हमें, L तक चाहिए, फुल L तक चाहिए, तो हमें इस वाले सेक्शन का मास आ जाएगा पक्का। तो इसका मतलब जब हम इंटीग्रेट कर रहे थे तो हमें कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट चाहिए, अगर हमें एक लास्ट वाला मास चाहिए, सो इसका मतलब लास्ट वाला, 4 to L। वेरी गुड। इस के एक्स डी एक्स को जो हम इंटीग्रेट करेंगे तो उसे हमें इंटीग्रेट करके लिमिट ये वाली यूज करनी चाहिए। पॉइंट समझ आया सबको क्या करना है, तो ये आएगा के एक्स स्क्वायर बाई 2, ये जो इंटीग्रेशन आएगा फॉर्मूले से हमने निकाला, और इसे हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा 3L बाई 4 से L तक। तो 2 भी हम बाहर निकाल लेते हैं, 2 की टेंशन नहीं है। तो अगर हमें ये m चाहिए छोटा, m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर, k बाई 2 अलग हो जाएगा, अंदर स्क्वायर होगा l का स्क्वायर माइनस 3L बाई 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 L स्क्वायर, तो ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। समझ आया सबको कैसे हम यूज कर सकते हैं, और इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 16 माइनस 9 कितना आएगा 7, और 7 बाई 32, तो आंसर कितना आ जाएगा 7KL स्क्वायर बाई 32। समझ आया नीचे वाले का मास कितना होगा, तो T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, mg जितना हो जाएगा। तो देखिए एकदम नया आपके लिए, इंटीग्रेशन एकदम नया है, बट यार करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। अगर कोई फंक्शन दे दिया इसने तो पहले हमें उसे ऐसा डिफरेंस में लिख के और इंटीग्रेट करना पड़ेगा। बस ये याद रखना है कि कहाँ से कहाँ आपको इंटीग्रेशन करना है। मान लो आपको यहाँ से हाफ से लेके L तक चाहिए होता तो लिमिट क्या लगते फिर, L बाई 2 टू L, डन। अच्छा सोचो ये लेमडा बॉटम से दिया होता है x, तब बॉटम से अगर x दिया होता तो फिर लिमिट क्या रखते हैं, 0 टू L बाई 4,
L/4. समझ आया? x अगर बॉटम से दिया होता, मैं यहाँ पर चले यहाँ पर लिख देता हूँ, इफ in lambda is equal to kx, the x was from bottom, then required limit will be x is equal to 0 to x is equal to L/4. समझ आया सबको? पक्का? अच्छा, ऐसे क्वेश्चन बहुत रेयर मिलेंगे आपको, इस चैप्टर में तो बहुत ही कम मिलेंगे, मैंने आपको सिखा दिया है, बट इसका एक्चुअल यूज काफी बाद में होने वाला है, तो इसलिए भी यहाँ पर ज्यादा टेंशन मत देना। अगर आपको मतलब थोड़ा डाउट भी लग रहा है तो टेंशन मत लेना, आगे जब हम एक चैप्टर पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास, वहां पर हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस करेंगे, तो आप एकदम यूज टू हो जाओगे। अभी आपको थोड़ा टफ लग रहा है, बट तब आप यूज टू हो जाओगे तो टेंशन नहीं रहेगी। तो मास वाला सबको क्लियर समझ में आ गया? ये स्टैटिक में क्या करना है? ओके, लेट्स से अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये एक बॉक्स है, लेट्स से 5 kg, और ये एक बॉक्स है 3 kg. These are being pulled with a force of, let's say, 150 Newton. डन? अच्छा, अभी तक हमने रोप का मास दिया था क्या? नहीं। अब क्वेश्चन में बदल देते हैं, if the rope is having mass of 2 kg. अच्छा, अब आप लोग सोचोगे सर बहुत अनरियलिस्टिक लग रहा है, रोप का मास 2 kg, तो रोप की जगह रॉड समझ लो, रॉड का मास हो सकता है ना 2 kg। तो फिजिक्स में ये टेंशन मत लो कि सिचुएशन ऐसे हो सकती है, कैसे रोप इतनी हैवी हो सकती है, बेटा 2 kg की भी रोप हो सकती है, बट लेट्स से रॉड है, ठीक। सो इफ द रोप इज हैविंग मास ऑफ 2 kg, देन फाइंड द टेंशन in mid string, in the middle of a string. Okay, तो देखें क्या लगता है, क्या चीजें चेंज हो गई इस क्वेश्चन में, क्या डिफरेंस आ गया होगा? सिस्टम का पहले में क्या निकालना पड़ेगा? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए हम क्या मानेंगे इसे? सिस्टम। अब सिस्टम में एक नई चीज आएगी, क्या? 5 + 2 + 3। समझ आया सबको? किसी को कोई डाउट इसमें? सिस्टम में आपको ये एक्स्ट्रा मिलेगा, किसका? रोप का। डन? ये भूलना नहीं है। तो ये तो मुझे लगता है बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात थी। सो एफ नेट इज इक्वल टू क्या लगा देना है? एम ए। तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? नेट फोर्स 150 है, टोटल मास कितना है? 10। कितना आ गया एक्सेलरेशन? 50। अब ज्यादा हो गया यार, 50 न्यूटन लगा देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। 50 न्यूटन का फोर्स लगा देते हैं। सो लेट्स से 10। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया यहाँ पे? 5। अच्छा, 5 आ गया। अब इसके बाद स्टेप नंबर 2 पूछा क्या है हमसे? टेंशन मिडल पॉइंट। तो टेंशन के लिए हम क्या करते थे? अलग अलग एफबीडी बना देते थे। ये 3 kg, ये 5 kg, इस पे फोर्स फील हो रहा है 50, और जो टेंशन होगा वो हमने बना दिया था ऐसे, दोनों को पुलिंग होगा। क्लियर? और दोनों आगे कहाँ जा रहे हैं? ये भी आगे जा रहा है 5 से, a इज इक्वल टू 5, और ये भी आगे जा रहा है a इज इक्वल टू 5 से। और हम क्या लगा सकते हैं? फॉर 5 kg, तो उसे कौन पुल कर रहा है? t इज इक्वल टू एम ए। तो t इज इक्वल टू कितना हो गया? 5 × 5 25। तो इसका मतलब ये हम कब करते थे? ये हम कब करते थे? जब रोप क्या होती थी? मासलेस।
वेट मासलेस होती थी, वेटलेस होती थी, तब हम ये करते थे, तब हम टी सेम मानते थे। अभी टी सेम होगा क्या? टी इज नॉट कांस्टेंट थ्रू आउट, नॉट सेम थ्रू आउट। तो इसका मतलब इसे क्या करें फिर? तो हम क्या करते हैं, रोप को एज अ ब्लॉक ही समझते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना होता है? कंसिडर द रोप or section of ropes, consider the section of rope as blocks having masses। इसका मतलब, अच्छा चलो बीच में नहीं पूछते हैं, फाइंड द टेंशन इन द मिडल ऑफ द रोप नहीं, फाइंड द टेंशन इन द रोप एट L/4 1/4 of its length from 3 kg। समझ आया? मतलब कहाँ पर, यहाँ कहीं पर टेंशन बतानी है। मैंने ऐसा क्यों बताया, जिससे और क्लियर समझ में आएगा पिक्चर आपको। देखें मैंने क्या बताया, इस लाइन का मतलब क्या है कि रोप को आपको क्या समझना है, ब्लॉक समझना है। ब्लॉक। तो ये क्या हो गया, 2 kg का क्या हो गया, ब्लॉक। ब्लॉक समझना है मतलब ब्लॉक कनेक्टेड विद द मासलेस स्ट्रिंग, ठीक है। ये समझना है। पॉइंट समझ आया सबको? ये पॉइंट समझ में आया? अच्छा, अब कहाँ पर पूछा है हमसे, L/4 पे पूछा है। तो इस ब्लॉक का मास जो है वो स्प्लिट हो सकता है, ये समझना है आपको। अगर आप L/4 पर देखोगे, एट L/4 एट 1/4 लेंथ, तो 1/4 लेंथ पे स्प्लिट करोगे तो क्या दिखेगा? इसका मतलब दिखेगा कि 5 kg इधर है, और कितना ब्लॉक 5 kg के साथ आ जाएगा, 1.5 kg आ जाएगा, 1.5 और अलग क्या बचेगा, 0.5 kg, और प्लस 3 kg इसके साथ में। समझ आया? तो इसका मतलब टेंशन कहाँ पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए हमें। क्लियर? तो ये पार्ट समझ में आया कि रोप को आपको एज अ बॉक्स अलग कर लेना है। डन? तो इसका मतलब ये क्या बन गया, ये बन गया 4.5, और ये बन गया क्या, 3.5। अब निकालो 3 टेंशन। अब ये मासलेस है, ये इमेजिनरी रोप है। समझ आया ये क्या है? अब ये इमेजिनरी मासलेस रोप है एक। इस पे अब हम लगा सकते हैं सिस्टम। सेम F इज इक्वल टू कितना, 50 काम कर रहा है, और Sir, 5.5 now there. हाँ 5.5, या 5.5। तो अभी बताओ समझ आ गया पक्का? अब ये टी पुल करने वाला है इसको। तो टी इज इक्वल टू क्या आएगा, एम ए आएगा, टी की वैल्यू हमें पता चल जाएगी, एम ए 5.5, और एक्सेलरेशन कितना था इनका, 25 5 आया, 5 5, या तो एक्सेलरेशन आ गया 5। सो कितना हो गया ये, 5 5 25 2, ओके डन। तो समझ आया टेंशन कितना होगा L/4 लेंथ पे? किसी को डाउट? क्या सर करना है, उन दोनों का रोप प्लस के करना मास को, रोप के मास को लेंथ के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर देना है एज अ ब्लॉक। कंसिडर द सेक्शन ऑफ रोप एज अ ब्लॉक्स हैविंग मासेस। डन? सर फिर वो 6.5 हो जाए। क्या 6.5 हो जाएगा? ओके सॉरी माय मिस्टेक, ये 5 था, ये कितना हो गया, 1.5 ऐड करेंगे तो ये 6.5 हो जाएगा। ओके, सो इसका मतलब डन। अभी क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट इसमें, कैसे रोप को ऐसे स्प्लिट कर लेना है? एक और एग्जांपल दें इसमें।
Yes, sir. ओके, देखते हैं। ओके, देखें काफी इजी कर दी है कैलकुलेशन मैंने। जल्दी से सॉल्व कर ले सब लोग, फिर आंसर्स पूछता हूं मैं। कैलकुलेशन एकदम इजी है, जल्दी से करें। ओके, सो आई गेस बहुत ही अच्छे से हो गया होगा सबका। सबसे पहले क्या करना है, कंसिडर करना है सिस्टम। सो 3 + 6 + 6 क्या आंसर आ गया? 15। किस फोर्स से पुल हो रहा है? F = 45 से। सो A = कितना आ जाएगा? अब मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, F = ma है तो F0/m लिख देता हूँ। सो 45/15 कितना आ गया? 3 मीटर/सेकंड² का एक्सेलरेशन। अब देखो क्या सेटअप होगा कि ये 3 kg है, ये 6 kg है और ये 6 kg है, ये खुद 6 kg है। बट हमें कहाँ पर चाहिए फोर्स? हमें चाहिए इस लेंथ पे L/3। तो यहाँ से अगर L/3 पर चाहिए तो L/3 का वेट कितना हो जाएगा? अगर टोटल 6 kg है तो ये वेट कितना हो जाएगा? 2 kg। सिंपल यूनिटरी मेथड, 2 kg। तो इसका मतलब हमें जहाँ पर टेंशन चाहिए वो कुछ ऐसा दिखेगा, 3 kg, 2 kg, फिर ये रोप जो हमें चाहिए, फिर यहाँ पर कितना बचेगा? अगर ये हो गया 4 kg और 6 kg, ये सेटअप हुआ। ठीक, तो ये रोप है और ये हमने एक इमेजिनरी मासलेस मान ली है, ये मासलेस है और ये जो है ये एक्चुअल रोप है। ये दो पार्ट ये एक्चुअल रोप है। तो इसका मतलब सेटअप क्या बन गया? ये बन गया कि 3 + 2 5 रोप, और ये क्या हो गया? 10, और F = 45 से जा रहा है। दोनों में एक्सेलरेशन कितना है? 3 का। क्वेश्चन समझ आ गया सबको? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब T इसको इस तरफ पुल करेगा, इसे इधर पुल करेगा। बेटर है कि हम किसके लिए लगा दें? 5 kg के लिए लगा दें, तुरंत आ जाएगा। और 5 kg T = कितना है? ma। T = कितना हो जाएगा? 5 × 3 कितना? 15।
सबको आ रहा है? सबका T15 आ गया था? Yes, sir. ओके, गुड गुड। तो मुझे लगता है ये मास वाले रोप का आपको सबको समझ में आ गया, इसमें और ज़्यादा कुछ डिस्कस करने के लिए है नहीं। तो बेसिकली हमारा रोप वाला पैटर्न भी कंप्लीट हुआ। हमने एक पैटर्न क्या कंप्लीट किया अभी? नॉर्मल वाला। दूसरा हमने क्या कंसिडर किया? रोप वाला। Rope. रोप में यार, रोप मतलब स्ट्रिंग, दोनों चीजें समझ जाए। रोप में एक इक्विलिब्रियम की भी कंडीशन आती है जिसमें हमें सारे फोर्सेस बैलेंस करने होते हैं। तो इक्विलिब्रियम को थोड़ा और अच्छे से देख लेते हैं रोप के लिए, इक्विलिब्रियम के बारे में। इक्विलिब्रियम को थोड़ा और अच्छे से देख लेते हैं कि 2-3 टाइप के इक्विलिब्रियम हमने देखे हैं। एक तो मैंने बताया कि कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो इक्विलिब्रियम है, रेस्ट पे होगा तो इक्विलिब्रियम है। बट मैंने एक चीज बताई थी आपको कि ऑब्जेक्ट के बेसिस पर भी होता है। अगर डायमेंशन लेस है तो इक्विलिब्रियम तो सिर्फ फोर्स का होता है, और अगर डायमेंशन है तो 2 टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं, रोटेशनल भी होता है। तो एक इक्विलिब्रियम था स्पीड को लेके, रेस्ट और स्पीड, और एक होता है ऑब्जेक्ट के लिए। तो इक्विलिब्रियम यहाँ पे 2 टाइप का डिस्कस करेंगे। फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट, स्मॉल ऑब्जेक्ट मतलब डायमेंशन लेस, लेंथ वगैरह कुछ नहीं दी, डायमेंशन लेस। और एक है जो थोड़े बिगर ऑब्जेक्ट्स हैं, बिगर ऑब्जेक्ट्स का पर्पस क्या है? हैविंग सर्टेन डायमेंशंस, हैविंग सिग्निफिकेंट डायमेंशंस। तो इसका मतलब स्मॉल ऑब्जेक्ट मतलब लाइक ये, कुछ भी लेंथ वगैरह नहीं दी है, सिर्फ एक मास है, लेट्स से 10 kg। तो अभी तक क्या मैं ब्लॉक की कोई लेंथ देता था कि आपको ऐसे सिर्फ 10 kg लिख देता था ना, कोई लेंथ वगैरह दी है नहीं। बट लेट्स से मैंने रॉड दे दी, रॉड ऑफ लेंथ L। पॉइंट समझ में आया कि हम क्या क्या इक्विलिब्रियम डिस्कस करना चाहते हैं? अच्छा, तो इसके लिए जब सिंपल ऑब्जेक्ट होता है तो हमें सिर्फ एक चीज पता होती है, क्या? F net इज इक्वल टू 0, मतलब F अप इज इक्वल टू डाउन, और क्या होता है? F लेफ्ट इज इक्वल टू राइट। Right. क्लियर? अच्छा, तो यहां पर एक सिचुएशन हो गई कि F net हमें पता होता है 0, किस केस में? जब डायमेंशन नहीं है। तो यहां पर ये वाला फॉलो होगा ही, F net इज इक्वल टू 0, प्लस एक एक्स्ट्रा फॉलो होगा, क्या? मोमेंट। वो भी क्या होगा? 0। नेट मोमेंट भी क्या होगा? 0। अब ये मोमेंट क्या चीज है? किसी को पता है कैसे निकालते हैं मोमेंट? मोमेंट होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। Displacement. डिस्टेंस। डिस्टेंस, इसको टॉर्क भी बोलते हैं। कुछ बुक्स में इसको क्या लिख देता है? टॉर्क भी लिख देता है। तो कंफ्यूज मत हो जाना कि एकदम नया शब्द आ गया, ऑल्सो नोन एज टॉर्क। तो टॉर्क से थोड़ा सा कंपेयर कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर लेंथ है तो आपको 2 इक्वेशन मिलेंगी, एक तो फोर्स 0 मिलेगा और एक मोमेंट 0 मिलेगा। तो मैं थोड़ा सा मोमेंट को समझाने का ट्राई करता हूँ। देखें, ये अगर एक रॉड है और इसको मैंने यहाँ पर फोर्स लगाया, तो ये किस पॉइंट के अबाउट घूम जाएगा? अपने सेंटर के अबाउट घूमेगा, और कैसी फीलिंग देगा? इस टाइप घूम जाएगा ना ये। Circular. यस, तो इट्स मोमेंट इज, ये लेट्स से F है, F। सो इस क्वेश्चन के लिए मोमेंट ऑफ दिस फोर्स इज, देखिए क्या होगा M, ये F है और ये लेंथ कितनी है? L/2, जिसके अबाउट ये घूमने वाला है। तो कितना हो जाएगा? F इंटू L/2।
और डायरेक्शन कैसी है, किस टाइप घुमा रहा है ये, क्लॉकवाइज। समझ आया सबको मोमेंट? अच्छा, तो इसका मतलब ये होगा कि ऐसे भी हो सकता है, एफ थीटा एंगल पे, यहां से एक्स डिस्टेंस पे। तो बताओ ये एफ कैसे घुमाएगा इस रॉड को? एंटी क्लॉकवाइज। देख लेते हैं कैसे घुमाएगा। क्लॉकवाइज। जब एफ कभी एंगल पे है तो क्लियर पता चलता है क्या? नहीं, उसकी जगह में क्या कर लेना चाहिए, कंपोनेंट। कंपोनेंट कर लेते हैं, एकदम प्रॉपर क्लियर पिक्चर दिख जाएगी कि ये कौन और कैसे घुमाने वाला है। एफ था ऐसे, तो हमने कर लिए क्या इसके कंपोनेंट, एक हुआ ये, लेट्स से एक कंपोनेंट हुआ ये और एक हुआ ये। बताओ ये कंपोनेंट क्या होगा, एफ कॉस थीटा, और ये एफ साइन थीटा। क्या लगता है एफ कॉस थीटा कभी घुमा पाएगा क्या? नो सर। नो रोटेशन, सो इसलिए नो मोमेंट, क्योंकि मोमेंट में कौन सी डिस्टेंस चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो इसका मतलब सिर्फ कौन घुमाने वाला है, एफ साइन थीटा। और अगर देखें तो ये कैसे घुमा देगा, इस तरीके से। तो इसका मतलब मोमेंट कितना आ जाएगा इसमें, कितना आ जाएगा, एफ साइन थीटा इनटू डिस्टेंस कितनी, एक्स, और डायरेक्शन कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो मुझे लगता है मोमेंट में इतना कोई टेंशन नहीं, समझ में आ गया सब लोग को मोमेंट? क्या करना है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस वहां तक की देखनी है जिसके अबाउट ये घूमने वाला है, सेंटर के अबाउट। डन? क्लियर? ओके, सो देख लेते हैं। तो मुझे लगता है ये दोनों चीज़ें इक्विलिब्रियम के आप लोग को क्लियर हो गई कि अगर एक सिंपल ऑब्जेक्ट है तो क्या करेंगे, अगर लेंथ वाला कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ गिवन है तो फिर उसमें मूवमेंट के बारे में भी हमें ध्यान देना है, दो इक्वेशंस के बारे में हमें ध्यान देना है। तो चले स्टार्ट कर लेते हैं इक्विलिब्रियम को सॉल्व करना, एग्जाम्पल के थ्रू देखना स्टार्ट करते हैं इक्विलिब्रियम के लिए। ठीक है, नंबर 1, सपोज ये 20 kg है, ये रोप है, तो ये आपका है 37 डिग्री और ये आपका है 53 डिग्री। क्लियर? और ये दो रोप्स हैं, तो आपको बताना है टेंशन इन रोप 1 एंड रोप 2। ये रोप 1 है, ये रोप 2 है। सो फाइंड द टेंशन इन rope 1 and rope 2 if the system is in equilibrium. Clear? तो बताओ क्या करेंगे, फोर्सेस बनाएंगे, 20 kg इधर रहेगा। अब बताओ 20 kg में कौन सा फोर्स लगेगा, एक mg। mg, वेट कितना 200। 200। यस, फिर एक फोर्स लगेगा, ये मान लेते हैं T2 लगेगा, और ये लगेगा T1। क्या T1 T2 अभी सॉल्व कर पाएंगे क्या हम डायरेक्ट? कंपोनेंट। कंपोनेंट करेंगे, गुड। इसके क्या करेंगे, कंपोनेंट। तो कंपोनेंट बता देते हैं, बताओ ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, sin 37। sin 37, वेरी गुड। सो sin 37 मतलब कितना आएगा, 3/5। सो कितना आ जाएगा, 3T2/5। कोई डाउट किसी को? सर वो cos 37। ओके, हाँ सॉरी माय मिस्टेक, 37 यहाँ से दिया है तो ये कंपोनेंट क्या आएगा, cos 37 आएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा 4T/5। कोई डाउट किसी को इसमें? गुड। ये कितना हो जाएगा कंपोनेंट, अगर ये थीटा गिवन था
तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा T2 sin साइन 37 37 मतलब 3T2 बाई 5। चलो T1 के कंपोनेंट कर लेते हैं। T1 के देखें ये अबव कंपोनेंट कितना आ जाएगा 53, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ sin 50 हाँ। सो ये कितना आ Sin जाएगा साइन 53 मतलब कितना हो जाएगा 4/5 4T1/5 और ये कितना हो जाएगा T1 3T1/5 cos 53 डिग्री, वो हो जाएगा 3T1/5। सो T1 T2 अभी हट गए और ये आ गए उनके कंपोनेंट। अब बताओ क्या करना होता है, सिर्फ इक्विलिब्रियम में तो क्या लिखेंगे T एंड नेट फोर्स क्या हो जाएगा Zero. 0, F नेट 0, तो T लेफ्ट इज इक्वल टू T right. राइट, T मतलब F लेफ्ट इज इक्वल टू F राइट। सो लेफ्ट में कौन लग रहा है फोर्स, लेफ्ट में 3T1/5 T1/5. और ये इक्वल होगा किसके 4T2/5 4T2/5। तो इससे क्या 4 पता चला दैट T1 इज 4/3 टाइम्स ऑफ T2। समझ आया क्या, एक Yes, sir. इक्वेशन आ गई। दूसरा क्या लगा सकते हैं आप F up is equal to F F up down. is equal to F. अप इज इक्वल टू F डाउन। तो अप में देखो कितने लोग हैं, दो हैं 4T1/5 और 3T2/5। 4T1/5 प्लस 3T2/5 और डाउन में कौन है 200. 200। तो ये 5 का मल्टीप्लाई करा देंगे, ये हो जाएगा 4T1 प्लस 3T2 इज इक्वल टू 10,000 क्लियर। अच्छा ये 4T1 यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं, T1 को क्या लिख सकते हैं 4/3T2, T1 को लिख सकते हैं 4T2/3 प्लस 3T2 इज इक्वल टू ये 1000। तो अभी 3 एलसीएम लेके उस तरफ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। सो ये कितना हो जाएगा 16T2 प्लस 9T2 इज इक्वल टू 1000 इंटू 3 3. डन। सो ये कितना हो गया 25T2 हो गया ना। सो T2 इज इक्वल टू यहाँ पे 25T2 इज इक्वल टू 1000 इंटू 3। सो T2 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 25 कितना टाइम्स 40 टाइम्स। सो T2 कितना आ गया 120. 120 न्यूटन। देन T1 कितना हो जाएगा, T1 कितना था 4/3 था, तो कितना हो जाएगा 160. 160 न्यूटन। तो देख रहे हो बॉक्स कितना था, बॉक्स था 200 न्यूटन। तो दोनों रोप को सेम फोर्स फील हो रहा है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि दो अलग अलग रोप्स हैं, डिफरेंट फोर्स फील होने वाला है। बॉक्स था 200 न्यूटन का, बट फीलिंग देखो कितनी कितनी हो रही है, 120 फील कर रहा है ये वाला रोप सेकंड वाला, और 160 फील कर रहा है फर्स्ट वाला रोप। समझ आया क्या, अच्छा। तो इसी तरीके से थोड़ा सा हमें डिफरेंट सेटअप कर सकते हैं, बट ओवरऑल ये क्वेश्चन तो लेंदी हो गया ना, 3 फोर्सेस आ गए, लेंदी हो गया। तो इसको सॉल्व करने का एक डायरेक्ट मेथड भी है, ये एक स्टैंडर्ड मेथड है जो मैंने अभी समझाई, ये क्या है स्टैंडर्ड है एकदम, ऐसे करते ही हैं। बट एक थोड़ी सी जुगाड़ भी काम आ जाती है, देखें वो जुगाड़ क्या है, दैट इज लामीज थ्योरम। देखिए लामीज थ्योरम कब यूज होती है, ये लामीज थ्योरम देखें यूज्ड व्हेन 3 फोर्सेस, और फोर्सेस का मतलब है बेसिकली वेक्टर से, 3 फोर्सेस और वेक्टर्स acting on same point। अच्छा, and ऐसा नहीं है कि 3 एक्ट कर रहे हैं कुछ भी, एंड their resultant is 0। मतलब कब काम आएगा, फॉर इक्विलिब्रियम। अगर 3 फोर्सेस आर एट इक्विलिब्रियम मींस
3 vectors are in equilibrium। अब हम कौन सी थ्योरम यूज करते हैं? लामीज थ्योरम यूज करते हैं। अच्छा, लामीज थ्योरम का मतलब पॉइंट देखें, अच्छी बात क्या है। अच्छा ये बताओ, क्या इस क्वेश्चन में आप बिना T1 या मतलब विदाउट T1 T2 फाइंड कर सकते हो क्या? नहीं। अगर T1 का और T2 का आपने एक रिलेशन नहीं बनाया यहां से, तो क्या सॉल्व कर पाते हैं हम? नो सर। नहीं कर पाते। तो लामीज थ्योरम इसीलिए बना है कि हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। आपको T1 चाहिए तो डायरेक्ट T1 पता चल जाएगा, T2 चाहिए तो डायरेक्ट T2 पता चल जाएगा। तो देखिए लामीज थ्योरम कब काम आती है, मतलब एग्जैक्टली है क्या, पता तो चल गया हमें कब काम आएगी, जब रिजल्टेंट हमें 0 दिखाना है। लेकिन कहाँ पर काम आएगी ये देखिए। लेट्स से ये एक पॉइंट है और इसमें 3 वेक्टर्स हैं। वेक्टर्स को हमने क्या नाम दिया है? फोर्स। तो लेट्स से ये F1 है, ये F2 है और लेट्स से ये फोर्स है F3। अच्छा, अब F1 के जो सामने का एंगल है, अपोजिट एंगल, उसे हमने बोला θ1। 2 के सामने वाले को क्या बोला? θ2। और 3 के सामने वाले को बोला θ3। समझ आया कि एंगल किसे बोलते हैं? θ1 क्या है, θ2 क्या है, θ3 क्या है? तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ θ1 इज अपोजिट टू फोर्स 1 एंड θ2 क्या होगा? अपोजिट टू फोर्स 2। क्लियर? फोर्स 2 एंड θ3 इज अपोजिट टू फोर्स 3। लामीज थ्योरम ये कहती है, लामीज थ्योरम क्या कहती है देखें, दैट F1 ओवर साइन θ1 इज इक्वल टू F2 ओवर साइन θ2 इज इक्वल टू F3 ओवर साइन θ3। मतलब ये है कि सपोज आपको F3 पता है और F2 निकालना है, तो डायरेक्टली आप इन दोनों का इक्वल यूज कर सकते हो ना। समझ आया क्या पैटर्न? ये अगर F2 F1 चाहिए और F3 पता है, तो ये और ये यूज कर लो इक्वल में। तीनों इक्वल में होते हैं, किन्हीं दो को हम यूज कर सकते हैं। तो मैं एग्जांपल ये देने के बाद आपको यूज बताता हूं, तो आप बहुत अच्छा समझ जाएंगे इसका यूज क्या है। तो देखिए ये लामीज थ्योरम तो मुझे ये तो पक्का पता है कि सबको याद हो गया है, लेकिन मैं प्रीवियस एग्जांपल को सॉल्व करके ट्राई करता हूं आप लोग के सामने। ये फोर्स कितना था? 20 kg। तो नीचे W कितना लग रहा होगा? 200। इसे हमने क्या माना? T2। और इसे हमने क्या माना? T1। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा एक पॉइंट में बना लूं तो और इजी रहेगा मेरे लिए। ये हो गया T2, ये हो गया T1। चलो अब एंगल बताएं सब लोग। ये हो गया W। एंगल, ये एंगल कितना था? 53 डिग्री। ये एंगल कितना था? 37 डिग्री। अच्छा, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? 90। ये 90 हो जाएगा। ठीक है, चले। तो अब यूजिंग लामीज थ्योरम देखें, यूजिंग लामीज थ्योरम देखना कितनी जल्दी आंसर आ जाएगा। लामीज थ्योरम क्या है? लामीज थ्योरम की सिचुएशन ये है, आपको उसके सामने का एंगल यूज करना है। मतलब T1 अपॉन साइन कितना एंगल यूज होगा? 90 प्लस 90 plus 37। 37। वेरी गुड। ये हो गया T1 और फिर होगा T2 अपॉन साइन T2 के 90 plus 53। 53। वेरी गुड। 90 और plus W अपॉन 90 sin 90। डिग्री। sin अब 90। देखो, सोचो आपसे क्या पूछा है, सोचो T1 पूछा है, तो एक बार में आंसर आ गया ना। When T1 is asked, when T1 is asked, तो इसका मतलब क्या सिचुएशन हुआ? डायरेक्टली कर सकते हैं, किन दो को इक्वल लेंगे? T1 और इसको। तो T1 ओवर साइन 90 प्लस 37 क्या बन जाएगा? cos 37। cos 37। cos और ये हो गया W ओवर साइन 90 क्या बन गया? 1। 1। तो देखो T1 कितना आ जाएगा? T1 आ जाएगा W इंटू कॉस
37, क्या वैल्यू थी cos 37 की? 4/5. सो 4/5 इंटू W कितना था? 200 था ना? सो कितना आ गया देख लें, 160. आ गया तुरंत। देख रहे हो कितना इजी हो गया ये। फोर्स बैलेंस ये सब करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो ये लामीस थ्योरम की ब्यूटी है कि बहुत ही जल्दी तीन फोर्सेस को सॉल्व कर सकते हैं, और ये याद रखना है थ्रू आउट द फिजिक्स। मतलब ये थोड़ा ना कि मैंने इस चैप्टर के लिए बता दिया, इसलिए मैंने टर्म यूज किया वेक्टर। कभी भी ऐसा हो कि तीन वेक्टर्स का रिजल्टेंट 0 आ रहा है, तो तुरंत हम उनका लामीस थ्योरम से कंक्लूजन निकाल सकते हैं। बताओ किसी को कोई डाउट इसमें? यूज समझ में आया भाई लामीस थ्योरम का? Yes, sir. Very good, very good. Then let's say when T2 is asked, T2 पूछा हुआ है तो बस T2 को यूज कर लेंगे। T2 अपॉन साइन वो चेंज हो जाएगा, cos 53 डिग्री इज इक्वल टू W और साइन 90 हो जाएगा 1। तो इससे कर लेंगे तो T2 भी हमें यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। T2 की वैल्यू आ जाएगी W और cos 53 which is 3/5, मतलब 120। तो इस तरीके से जो है चीजों को अच्छे से कर सकते थे। तो मुझे लगता है लामीस थ्योरम सबको समझ में आ गया होगा। डन। तो ये वाला इक्विलिब्रियम में किसी को कोई डाउट जो मैंने भी बताया? ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं फिर। चले जल्दी से सॉल्व कर ले फिर। समझ आया किसका क्वेश्चन बन गया? ये लामीस थ्योरम का बन गया। क्या करेंगे हम यहाँ पर? नीचे की तरफ कितना फोर्स होगा? 150. इट्स W 150। इस तरफ क्या होगा? T2। और इधर एंगल में क्या होगा? T1। और जल्दी से यूजिंग लामीस थ्योरम तुरंत आंसर निकाल दे T1 एंड T2 का। ओके, तो आई गेस सभी को आइडिया आ गया होगा। ये एंगल कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। 120. हाँ, ये एंगल हो गया 120 डिग्री। ये एंगल तो हमें 90 दिख ही रहा है, और ये हो गया अपना 90 प्लस समथिंग 60। ठीक, तो इस तरीके से हमने तीनों एंगल लिख दिए, सबकी वैल्यूज लिख देते हैं। जैसे हमें लिखना है T1 अपॉन दिस, तो क्या हो जाएगा? T1 अपॉन साइन 90 डिग्री। डन। T1 के बाद क्या है?
T2 को लिख सकते हैं। सो T2 कितना हो जाएगा, T2 अपॉन साइन 90 प्लस 60 डिग्री, ठीक है, ये हो गया T2। थर्ड क्या है, W है, सो W में W अपॉन 1 साइन 150 डिग्री या 120 डिग्री, साइन 120 मतलब 90 प्लस 30 डिग्री बेसिकली, ठीक है। तो ये 120 को मैं लिख देता हूँ कि एग्जैक्टली आया क्या है, ये है एक्चुअली 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 120 डिग्री, इस तरीके से, ठीक है। तो पॉइंट समझ में आ गया सबको। अब जो भी पूछा है उसके लिए निकाल दो। फॉर T1 के लिए किसे सॉल्व करेंगे, T1 वाले को ले लेंगे। सो T1 अपॉन 1 इज इक्वल टू W कितना है 150 अपॉन साइन 90 प्लस 30 क्या बनेगा कॉस 30 तो इसका मतलब कितना आएगा, ये 150 डिवाइडेड बाई cos 30। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो रूट 3 बाय 300 बाई √3। और मैंने ये चीज बताई थी कि अगर रूट 100 से कट भी कर सकते हैं तो इसे लिख सकते हैं 3 इंटू 100 डिवाइडेड बाई रूट, 100 और 3 मतलब √3 हो सकता है, तो ये हो सकता है 100√3। 100√3 T1 की वैल्यू दो तरीके से दिख सकती है, आपको लिख सकता है 100√3 या फिर √3 की वैल्यू भी रख सकता है, तो 173.2 भी लिख सकता है आपको। समझ आया T1 के लिए, ओके गुड। T2 के लिए देख लेते हैं, तो T2 ओवर वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन क्या बन जाएगा cos 60 डिग्री इज इक्वल टू W सेम है 150 बाई वो क्या है cos 30 डिग्री। तो दोनों को अगर देखें तो T2 बाई हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाई √3/2। तो देखो ये बाई 2 तो बाई 2 कैंसिल आउट हो जाने वाला है, 1/√3 आने वाला है। सो फिर से इसे 3 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, 3 इंटू 50 डिवाइडेड बाई √3, डन। सो √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बनेगा 50√3 मतलब इसका हाफ आएगा, जो भी आंसर T1 था उसका हाफ आ जाने वाला है। समझ आया सबको किस तरीके से हम इसमें ऐसे यूज कर सकते हैं लामीज थ्योरम को कितने अच्छे से, ठीक है। तो एक एग्जांपल आप लोग घर पे ट्राई करेंगे, एक एग्जांपल ऐसे सेटअप बढ़ा सकते हैं। अब आप लोग खुद से भी एग्जांपल बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। लेट्स से 5 kg है, ये स्ट्रिंग एक लग गई, लेट्स से ये एंगल है 60 डिग्री, एक और स्ट्रिंग यहाँ पे लग गई, ऐसा कुछ सेटअप है। समझ आ गया, क्लियर। तो इस टाइप में चीज़ों को भी हम कर सकते हैं। ये हो जाएगी स्ट्रिंग 1, स्ट्रिंग 2, स्ट्रिंग 3। आप लोग ट्राई करिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे इसे। नेक्स्ट लेक्चर में क्या डिस्कस करना है आप अभी ही तुरंत समझ सकते हैं। क्या करना पड़ेगा, पहले इस पे लामीज लगाएंगे तो ये पता चल जाएगी T3 पता चल गई, क्या पता चल जाएगा यहाँ से T2 पता चल जाएगा, T2 और T2 पता चल गया तो यहाँ पर अच्छा बाय द वे एक एक्स्ट्रा वेरिएबल दे दिया गया है, वो उसकी ज़रूरत नहीं है। लेट्स से ये थीटा है, फाइंड थीटा भी आपको करना है। क्यों, क्योंकि लामीज से तो दो चीज़ें पता चल जाएंगी ना आपको। अगर ये स्ट्रिंग का टेंशन पता चल गया, वेट पता है, तो अननोन तो आपके पास सिर्फ यही बचा ना फिर। तो इसलिए फिर ये बेटर है कि ये थीटा नहीं दिया जाए। तो ये कर सकते हैं, इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम then find all these values, find T1, T2, T3 and theta, वो एंगल कितना होगा उस अकॉर्डिंग। डन। एक एंगल दे दिया, एक आपसे पूछ लेगा, कोई एक पूछ सकता है आपसे, दोनों एंगल पूछ सकता है, तो फिर आपको एक टी देना पड़ेगा, उसे अकॉर्डिंग कुछ भी पॉइंट कर सकते हैं। क्लियर, ओके चलिए, तो इसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। ओके देन, गुड बाय एवरीवन। Bye sir, have a nice day. या यू ऑल, बाय बाय।